नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले 4 लाख ट्रैक्टर यहीं हैं और 25 लाख किसान भी, बिल वापसी ही हमारी घर वापसी है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी की बैठक के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई की मार जारी, एक बार फिर पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम। मुंबई में 104 तो चेन्नई में 99 पार के करीब पहुंचा कीमत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत बोले 4 लाख ट्रैक्टर यहीं हैं और 25 लाख किसान भी, बिल वापसी ही हमारी घर वापसी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार को फिर चेतावनी दी। टिकैत ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि 4 लाख ट्रैक्टर यहीं दिल्ली के पास हैं और 25 लाख किसान भी यहीं हैं। 26 तारीख भी हर महीने आती है, तो ये सरकार याद रख ले। इसके साथ ही टिकैत ने बिल वापसी ही घर वापसी हैशटैग इस्तेमाल किया। मालूम हो कि भाकियू समेत देश भर के कई किसान संगठन किसानों को सरकार के खिलाफ लामबंद करने में लगे हैं। वे चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो और एमएसपी वाला कानून लाया जाए। राकेश टिकैत ने किसानों को ट्रैक्टरों के साथ तैयार रहने के लिए कहा है। इससे पहले टिकैत ने विवादास्पद कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को अल्टीमेटम जारी किया था। हालांकि सरकार ने उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद टिकैत ने आह्वान करते हुए कहा, यह सरकार मानने वाली नहीं, इसे इलाज की जरूरत है। किसानों, अपने ट्रैक्टरों के साथ तैयार हो जाओ, हमें अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। किसान नेता ने पिछले दिनों कहा कि केंद्र सरकार को अपनी गलतफहमी से छुटकारा पाना चाहिए कि किसान अपने विरोध प्रदर्शन से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने किसानों से एकजुट होने के लिए आह्वान किया और कहा, या तो किसान और जनता रहेगी या यह सरकार। किसानों की आवाज को झूठे मामलों से नहीं दबाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में धरना स्थलों से अशांति और उत्पात से जुड़ी अलग अलग खबरें सामने आई, जिनके लिए पुलिस ने किसान प्रदर्शनकारियों को दोषी ठहराया। वहीं जवाब में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा है, फिर भी पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। दरअसल वे कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में भाजपा जसपा नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों का विरोध करते रहे हैं। बता दिया जाए कि किसानों का आंदोलन अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीमावर्ती स्थलों पर ही चल रहा है। किसान प्रदर्शनकारी 3 कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग पर अड़े हैं। इसी तरह इस आंदोलन शुरू हुए 200 से अधिक दिन बीत चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि 3 कानून, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 पर किसान समझौता और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 को वापस लिया जाए और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक नया कानून बना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की बैठक के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सियासी भविष्य को तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों से मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग से ठीक पहले, करीब 30 साल पहले आतंकवाद का दंश झेल चुके कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री की इस बैठक के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। 90 के शुरुआती दशक में कश्मीर में आतंकवाद का दंश झेल चुके करीब 5 लाख कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री के दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों से होने वाली बैठक के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। कश्मीरी पंडितों के संगठन ऑल इंडिया यूथ कश्मीरी समाज के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में इस बैठक के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कश्मीरी पंडितों का आरोप है कि पिछले 3 दशकों से जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों ने उनका तिरस्कार किया है और उन्हें सियासी मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि जिन भी दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के लिए बुलाया है, उनमें से कोई भी दल कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी नहीं करता। कश्मीरी पंडितों के संगठनों ने आरोप लगाया कि अगर इन राजनीतिक दलों में से किसी को भी कश्मीरी पंडितों के दर्द का पता होता तो पिछले 30 सालों में एक कश्मीरी पंडित को वापस घाटी में बसाया गया होता। कश्मीरी पंडितों ने आरोप लगाया कि बीजेपी से पहले जो भी राजनीतिक दल केंद्र में रहे हैं, उनकी कश्मीरी पंडितों के लिए नजरअंदाज की अभी जारी है और केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को नजरअंदाज किया है। कश्मीरी पंडित संगठनों ने आरोप लगाया कि इस परिसीमन की बात की जा रही है, उसमें कश्मीरी पंडितों के संगठनों और नेताओं को भी भागीदार बनाया जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई की मार जारी, एक बार फिर पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम। मुंबई में 104 तो चेन्नई में 99 रुपए के करीब पहुंची कीमत। जी हाँ दोस्तों, देश की जनता पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमत एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। देश के 4 बड़े महानगरों में आज पेट्रोल 26 पैसे तक और डीजल 7 पैसे तक महंगा हुआ। इसके साथ ही मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 99 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। तेल कंपनियों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 26 पैसे बढ़कर 97.76 रुपए और डीजल की कीमत 7 पैसे बढ़कर 88.30 रुपए प्रति लीटर हो गई। दिल्ली में जून में अब तक पेट्रोल का मूल्य 3 रुपए 53 रुपए और
5.3 पैसे और डीजल की कीमत 3 रुपए 15 पैसे बढ़ चुकी है। इससे पहले मई में पेट्रोल 3.83 रुपए और डीजल 4.42 रुपए महंगा हुआ था। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए का और 1 लीटर डीजल की कीमत 95.79 रुपए तक पहुंच गई है। चेन्नई में पेट्रोल 23 पैसे महंगा होकर 98.88 रुपए और डीजल 6 पैसा महंगा होकर 92.89 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे और डीजल की कीमत में 7 पैसे का इजाफा किया गया। वहां पेट्रोल 97.63 रुपए और डीजल 91.15 रुपए प्रति लीटर हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोली डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में दे चुका दस्तक। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरल के डेल्टा प्लस वेरिएंट सरकार की टेंशन और बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक इस स्ट्रेन के ज्यादा मामले देश में नहीं आए हैं, लेकिन इसके बारे में जितना भी पता चला है उसके बाद सरकार संबंधित राज्यों को अभी से सावधान हो जाने की सलाह दे रही है। इस बीच कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सरकार को आगाह किया है। प्रियंका गांधी ने 23 जून को सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर लिखा, डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में दस्तक दे चुका है। अभी मात्र 3.6% जनसंख्या का पूर्ण वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन पीएम महोदय ईएम की भूमिका में ही बने हुए हैं। पीएम द्वारा खुद की पीठ थपथपाने के अगले ही दिन वैक्सीनेशन में 40% की गिरावट आ गई। प्रियंका गांधी ने योग दिवस पर हुए रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को प्रोपेगेंडा का फॉर्मूला बताते हुए कुछ आंकड़े दिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 20 जून को 692 वैक्सीन लगी, 21 जून को 16,91,967 और 22 जून को 4,825। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि पहले वैक्सीन जमा की गई, इवेंट के लिए एक दिन में लगा दी, फिर अगले दिन कम। दिसंबर तक सबको वैक्सीन देने के लिए देश में प्रतिदिन 80 से 90 लाख वैक्सीन लगानी होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, आज सहारनपुर से निकलेगी ट्रैक्टर यात्रा, कल पहुंचेगी गाजीपुर बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 7 महीने से आंदोलनरत हैं और सरकार के साथ बातचीत भी बंद है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में गुरुवार को किसान ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी, जो कि कल यानी कि शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। किसान ट्रैक्टर यात्रा गुरुवार को सहारनपुर से शुरू होकर मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ टोल प्लाजा पर पहुंचेगी। टोल प्लाजा पर रात्रि विश्राम कर किसान ट्रैक्टर यात्रा शुक्रवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच करेगी। यह ट्रैक्टर यात्रा केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होगी। माना जा रहा है कि किसान ट्रैक्टर यात्रा में सैकड़ों ट्रैक्टरों पर बड़ी संख्या में किसान सवार होंगे। ट्रैक्टर यात्रा के दौरान किसान टोल प्लाजा पर रात्रि विश्राम करेंगे। माना जा रहा है कि रास्ते में अलग अलग पड़ाव पर क्षेत्र के कई किसान भी अपने अपने ट्रैक्टर के साथ जुड़ते चले जाएंगे। दूसरी ओर हरियाणा के हिसार में किसानों ने ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काले झंडे दिखाए जाएंगे। हिसार में गुरुवार को पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई जिलों से पार्टी कार्यकर्ताओं के आने की संभावना है। कार्यकारिणी की बैठक में हिसार, सिरसा, भिवानी और फतेहाबाद से भाजपा कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पार्टी नेताओं को काले झंडे दिखाए जाएंगे। काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट। करते हैं अगली खबर की तरफ। राम गोपाल यादव का दावा, यूपी में 40 से 50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, सपा बना रही है रणनीति। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि सपा 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रही है। हमारा कांग्रेस व बसपा से कोई गठबंधन नहीं होगा, बाकी दलों से विचार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि हमारा लक्ष्य 300 प्लस सीटें हैं और बीजेपी 40 से 50 सीट पर सिमट जाएगी। राम गोपाल यादव ने बताया कि हमारे पूरे परिवार ने कोरोना का टीका लिया हुआ है। हमारे लोग जाकर कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। इस पर राजनीति की बात नहीं है, हम लोग फोटो में यकीन नहीं रखते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार काफी सुस्त है। देश में भी टीकाकरण का यही हाल है। अमेरिका ने अपनी जनसंख्या का 70% टीका लगा लिया है और भारत में यह 10% के आसपास है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का केस सामने आने पर राम गोपाल यादव ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहा है, यही सब अब होगा। बीजेपी ने काम तो किया नहीं, अब कुछ निर्दोष पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी हमारे जीते हुए लोगों को खूब पैसों का लालच देके अपने साथ लेकर जा रही है। हम तो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लिहाजा बीजेपी को जनता ने नकार दिया तो अब पैसों का खेल कर रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी की बैठक पर कहा कि बीजेपी चुनाव की तैयारी की बैठक नहीं मान मनवर की बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा सीएम मिला जिसने अधिकारियों की छोड़ किसी की नहीं सुनी। सीएम ने अपनी पार्टी के लोगों की भी नहीं सुनी। कुछ अधिकारी जो गड़बड़ कर रहे हैं, सबको हम देख रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का आरोप, जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी हथियाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा पर भय और लालच दिखाकर जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों की कुर्सी हथियाने के लिए सत्ता का
दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने बुधवार को एक बयान में आरोप लगाया, भाजपा जनता और लोकतंत्र का अपमान करने पर तुली है। जनता ने पंचायत चुनाव में भाजपा को हरा दिया तो अब वह धांधली से अपनी खोई गरिमा हासिल करना चाहती है। भय और लालच दिखाकर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी हथियाने का ख्वाब देख रही भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करने पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा हर जिले में प्रशासन के जरिए सपा के प्रत्याशियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर उन्हें डरा धमका रही है। उन्होंने इस मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए हस्तक्षेप करते हुए समुचित निर्देश देने चाहिए। अखिलेश ने कहा कि सत्ता की भूख के चलते भाजपा पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के माध्यम से भी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों पर प्रलोभन एवं आतंक के जरिए भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व में सत्ता का गुरूर छाया है, विपक्ष के प्रति द्वेष भाव और अहंकार सिर पर चढ़कर बोल रहा है, मगर भाजपा को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में गरिमा जनादेश का सम्मान करने में होती है, उसके साथ धोखाधड़ी करने में। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार पर बरसी प्रियंका, बोली यूपी में जंगलराज, महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में महिला विरोधी अपराध के मुद्दे को लेकर बुधवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस जंगलराज में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। उन्होंने मथुरा और हमीरपुर की घटनाओं का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध हो रहे हैं कि रूह कांप जाए, लेकिन सरकार सो रही है। प्रियंका ने कहा, मथुरा में 1 साल से लड़की को परेशान कर रहे गुंडों ने घर में घुसकर उसे छत से फेंक दिया। हमीरपुर में छेड़खानी से परेशान युवती ने आत्महत्या कर ली। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने आरोप लगाया कि जंगल राज में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटा कांग्रेस सेवा दल, प्रदेश अध्यक्ष बोले सभी जिलों में सड़कों पर उतरेंगे। जी हां दोस्तों, 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सेवा दल भी जोर शोर से तैयारियों में लगा है। कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 2022 को लेकर लंबा मंथन हुआ। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि वर्तमान सरकार के कुशासन में जनता पीड़ित है। कोरोना काल में मौत के आंकड़े छुपाए गए। लालजी देसाई ने कहा कि देश में जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही, अब तो रामलला के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये बात करते बेटी बचाओ की है, लेकिन आज महिलाएं बीजेपी नेताओं से डरती हैं। लालजी देसाई ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि संघ और भाजपा के लोग जाति धर्म के नाम पर जहर बांट रहे हैं। संघ और भाजपा जहां भी चुनाव आते हैं वहां हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण करते हैं। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान करना इनकी नीति है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस सेवा दल के तले धरातल पर काम करेंगे, अमृत बांटेंगे, 2022 के लिए जनता के बीच मजबूती से जाएंगे। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे ने कहा कि हम प्रदेश के सभी जिलों में सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन सिर्फ 5-5 की संख्या में ही निकलेंगे। वहीं एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि अगर धर्मांतरण के इतने मामले आए हैं तो ये सरकार के इंटेलिजेंस के फेलियर है, ये इसके नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का केंद्र पर निशाना, टीकाकरण को लेकर पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही सरकार। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना टीकाकरण जब तक निरंतर बड़े स्तर पर नहीं होता तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं है। अफसोस, केंद्र सरकार पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया था कि 21 जून को 80 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कांग्रेस का दावा है कि कई भाजपा शासित राज्यों में 20 जून को बहुत सीमित संख्या में टीके लगाए गए और फिर 21 जून को लाखों की संख्या में, ताकि टीकाकरण को रिकॉर्ड के तौर पर पेश किया जा सके। उधर राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर चिंता प्रकट की और पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करें। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। महामारी के समय में यह आपदा एक बड़ी त्रासदी है। मैं कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूं कि राहत कार्य में हाथ बटाएं, हमारा हर कदम जन सहायता के लिए उठे। यही कांग्रेस विचारधारा की असली पहचान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या जमीन विवाद, आप सांसद की सीएम योगी को चिट्ठी, घोटाले में शामिल नेताओं को जेल भेजें। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हुए जमीन सौदे को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। इस बीच राम जन्मभूमि परिसर के निकट नजूल जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए फ्री में दिलाने और मंदिर के नाम पर करोड़ों की चंदा चोरी का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने घोटाले में शामिल बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को जेल भेजने की मांग की है। साथ ही आरोपियों से करोड़ों रुपए की वसूली करवाने की भी मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या में जारी विवाद पर एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री योगी को लिखे पत्र में संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहे राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीदने में भारी भ्रष्टाचार और घोटाले का मामला सामने आया है। इस जमीन खरीद में भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मेयर, उनके रिश्तेदारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के शामिल होने के तमाम दस्तावेज मिले हैं। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जो जमीन नजूल की अर्थात सरकार
बाकी है वह जमीन भी ट्रस्ट द्वारा बीजेपी नेताओं की मिली भगत से करोड़ों में खरीदी गई। राम मंदिर के निर्माण के लिए करोड़ों राम भक्तों ने हजारों करोड़ों का चंदा भी दिया है, लेकिन बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने जिस प्रकार चंदा चोरी की है उससे करोड़ों लोगों की आस्था को गहरी चोट पहुंची है। पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए संजय सिंह ने अपने पत्र में कहा कि जब यह स्पष्ट हो चुका है कि श्री राम जन्मभूमि के आसपास की जमीन नजूल जमीन है, तो किस आधार पर बीजेपी नेताओं ने सरकारी जमीनों को करोड़ों रुपए में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेची। जब स्वयं अयोध्या के जिलाधिकारी ट्रस्ट के सदस्य हैं, सरकारी जमीन उनके संज्ञान में है, तो समय रहते करोड़ों की हेराफेरी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इससे जिलाधिकारी और प्रशासन की भूमिका भी गहरे संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को जेल भेजा जाए और नजूल जमीन को श्री राम मंदिर निर्माण हेतु निःशुल्क दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद सौदे में घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रस्ट का गठन हुए करीब 1.5 साल हो गए। श्री राम का मंदिर निर्माण बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी के कारण रुका हुआ है। बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, भांजे दीप नारायण उपाध्याय, समधी का साल रवि मोहन तिवारी, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल कुमार मिश्रा आदि ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। पत्र में इसका विस्तार से उल्लेख भी किया है। संजय सिंह ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि सभी जमीन में खरीद में शामिल बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों तथा अन्य शामिल लोगों के बैंक खाते की जांच कराकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके द्वारा किए गए करोड़ों के भ्रष्टाचार की उनसे वसूली की जाए। साथ में मंदिर निर्माण के लिए नजूल जमीन निःशुल्क में उपलब्ध कराई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पार्टी की पंजाब इकाई में अंदरूनी कलह सुलझाने को उठाए कदम। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद राहुल ने राज्य इकाई में तनाव को कम करने के लिए कदम बढ़ाया। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने राज्य को अत्यधिक महत्व दिया है। वह उन हितधारकों से मिलते रहते हैं जो उनसे समय मांगते हैं। राहुल गांधी से मिले कुछ विधायकों ने कहा कि उन्होंने राज्य के मुद्दों पर बात की है। मुख्यमंत्री की आलोचना करने वाले उन विधायकों में शामिल प्रगट सिंह ने कहा, अगर सीएम मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए तैयार हैं तो मामला सुलझ जाएगा। सूत्रों ने कहा कि इस बीच अमरिंदर सिंह ने निशाना बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि कुछ व्यक्तियों के कारण अनुचित दबाव बनाया जाता है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो 3 सदस्यीय पैनल के प्रमुख हैं, जिन्हें राज्य पार्टी इकाई में गुटबाजी को हल करने के अलावा चुनाव की तैयारी के लिए बड़ा आदेश मिला है, ने कहा सभी ने कहा है कि वे एक साथ चुनाव लड़ेंगे और पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट है। सूत्रों का कहना है कि पैनल ने राज्य में राजनीतिक स्थिति और नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े मुद्दों और इस मुद्दे को हल करने के संभावित तरीके पर भी चर्चा की। हालांकि सिद्धू मुख्यमंत्री पर हमले से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मुद्दों को जल्द समाधान पर जोर दिया है। प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि मामला सोनिया गांधी के पास है और उन्होंने सिद्धू के बयानों पर टिप्पणी करने से इनकार कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहुल गांधी ने जताई संवेदना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मदद के लिए मोर्चा संभालने का निर्देश। जी हां दोस्तों, बिहार इस वक्त कोरोना महामारी के साथ बाढ़ की आपदा से भी जूझ रहा है। राज्य में बड़ी आबादी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से प्रभावित है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए संवेदना जताई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मदद के लिए आगे आने को कहा है। बुधवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवारों को मेरी संवेदनाएं। महामारी के समय में यह आपदा एक बड़ी त्रासदी है। मैं कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूं कि राहत कार्य में हाथ बटाएं। हमारा हर कदम जन सहायता के लिए उठे। यही कांग्रेस विचारधारा की असली पहचान है। बिहार में लगातार एक हफ्ते से बारिश जारी है। उत्तरी बिहार और सीमांचल क्षेत्र में गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बालन, कोसी, महानंदा, परमान नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी पिछले 24 घंटे में खतरे के निशान से 2.67 मीटर ऊपर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में पटना जिले में कम से कम 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि बिहार के 11 जिलों में औसत 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बक्सर से भागलपुर जिले के कहलगांव तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पटना के अलावा मुंगेर में जलस्तर खतरे के निशान से 1.16 मीटर और भागलपुर में 1.10 मीटर बढ़ गया। पटना के दीघा घाट में जलस्तर खतरे के निशान से महज 86 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। गंगा नदी के अलावा गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंगलवार को वीरपुर और सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से क्रमशः 43 और 9 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया और कटिहार जिलों में महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। अररिया जिले के जयनगर और परमन नदी में भी कमला बालन खतरे के निशान से ऊपर है। उत्तरी बिहार और सीमांचल क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात के कारण ग्रामीण सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। एसडीआरएफ के एक अधिकारी के अनुसार निचले इलाकों में रहने वाले कई ग्रामीणों ने अपना घर छोड़ दिया है और सड़क पर विभिन्न स्थानों पर शरण ली है। पश्चिम बंगाल जिले के 13 प्रखंडों की करीब 1.5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गोपालगंज के 6 और 3 प्रखंडों के रिहायशी इलाकों
इलाकों में पानी घुस गया। एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने कहा, राज्य सरकार बाढ़ की घोषणा तभी करती है जब 72 घंटे तक पानी के स्थान पर रहता है। जल संसाधन विभाग की टीमें प्रभावित इलाकों की स्थिति पर नजर रख रही हैं और उसके अनुसार कार्रवाई करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हर चरण में असफल हो रही है मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी मरलेना ने टीकाकरण को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के लगातार असफल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया वैक्सीन खरीद रही थी तब भारत सरकार ने किस मंशा से दूसरे देशों को टीका बेचा था। उन्होंने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर केंद्र पर दिल्ली सरकार के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। आतिशी ने कहा, मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी हर चरण में असफल पर असफल हो रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।